एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स कि साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप भी साइक्लिक होते हैं, ये हमने प्रूव किया था। और अगर ए किसी साइक्लिक ग्रुप का जनक है तो ए की पावर m भी उस साइक्लिक ग्रुप का जनक होगा जब उस ए की कोटि n और n सापेक्षिक अभाज्य हो। ये थ्योरम हमने पिछली क्लास में कंप्लीट की थी। पिछली क्लास तक हमने 3 थ्योरम कंप्लीट कर ली थी, उससे आगे आज हम 4th थ्योरम पर चल रहे हैं। थ्योरम 4th का स्टेटमेंट इस प्रकार है, आप देख सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि अभाज्य कोटि का प्रत्येक समूह क्या होता है, चक्रीय होता है। सिंपल थ्योरम है, छोटी सी थ्योरम है कि अभाज्य कोटि का प्रत्येक समूह क्या होता है, साइक्लिक होता है। प्राइम ऑर्डर का प्रत्येक ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक होता है। इस बात को सिद्ध करना है। सिंपल सा प्रूफ देखो कैसे। जैसे मान लो एक ग्रुप लिया G और उसका ऑर्डर 13 ले लिया, 13 ऑर्डर का है, प्राइम है। अब 13 के डिवीजर आप जानते हो, या तो 13 होगा या 1 होगा। 1 ऑर्डर की उसमें क्या हो गई, आइडेंटिटी। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 13 होंगे, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 13। अब 1 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिटी यूनिक होती है, ये हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। तो बाकी शेष बचे 12 एलिमेंट, वो कितने ऑर्डर के होंगे, 13 ऑर्डर के। या ये 12 एलिमेंट एक ग्रुप बनाएंगे जो कैसा होगा, जिसमें आइडेंटिटी भी आना जरूरी है। वो एक ग्रुप ऐसा बनाएंगे जो किसके इक्वल होगा, H के। G और H वो एक उपग्रुप बनाएंगे जिसमें ये 12 एलिमेंट होंगे और ये आइडेंटिटी होंगे, वो G के इक्वल होगा। तो वो वैसे ही क्या हो जाएगा, साइक्लिक। तो इसके 2 ही डिवीजन है, या तो 1 या 13। 1 ऑर्डर की आइडेंटिटी हो गई। अब 12 इस 13 ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिले, 12, यानी इसके जनक कितने हैं, 12 है। और किसी ग्रुप में जनक मिल जाए या एक भी एलिमेंट ग्रुप के ऑर्डर के मिल जाए तो वो ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक होता है, ये हम जानते हैं। तो इसके अंदर 12 जनक है, तो ये तो स्वतः ही क्या हो गया, चक्रीय। तो प्रूफ करते हैं। देखो सिंपलेस्ट प्रूफ है, जनरली कम ही पूछी जाती है थ्योरम, फिर भी लिख ले आप। माना G एक अभाज्य कोटि P, उसको नाम दे देते हैं हम P का ग्रुप है। अब अभाज्य संख्या P की परिभाषा आप जानते हैं, डेफिनेशन से, परिभाषा से एक तो क्या होगा, P ग्रेटर देन 1 होगा। अभाज्य संख्या की परिभाषा आप जानते हो कि 1 से बड़ी वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही डिविजर हो, एक तो 1 और एक वो खुद है। या दूसरी भाषा में ऐसे कह दो कि अगर किसी संख्या के 2 अलग अलग डिवीजन हैं तो संख्या क्या है, केवल 2 ही डिवीजन है। जैसे 13 के 2 ही डिवीजन है, दोनों अलग अलग है, एक तो 13 है और एक क्या है, 1 है, 13 का डिवीजन। तो ये 13 क्या है, प्राइम है। 2 अलग अलग डिवीजन होने चाहिए, इसी वजह से 1 प्राइम नहीं है, क्योंकि 1 के 2 अलग अलग डिवीजन नहीं है, केवल एक 1 ही है। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं अभाज्य संख्या की परिभाषा कि वह संख्या अभाज्य कहलाती है जिसको वह खुद विभाजित करे तथा एक विभाजित करे। अब जैसे एक के लिए करोगे तो एक को विभाजित करता है, एक खुद को विभाजित करता है, तो फिर एक भी अभाज्य होना चाहिए, नहीं, दोनों डिवीजर अलग होने चाहिए। या तो इस प्रकार परिभाषा बोलो या ऐसे बोलो कि जो संख्या आपने ली है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, सेकंड तथा सेकंड में क्या हो गया, 1 व P के अलावा P का कोई अन्य वाचक नहीं है, यानी कोई और संख्या इसे डिवाइड नहीं करेगी 1 और P के अलावा। ये डेफिनेशंस मैंने यहाँ लिख दी है कि हमने क्या माना, G एक अभाज्य कोटि का ग्रुप है जिसकी कोटि कितनी मान ली, P, और P कैसा होगा, 1 से बड़ा, और P को केवल 1 डिवाइड करेगा और P डिवाइड करेगा। तो यहाँ से आपको ये मिल गया। अब यदि E बिलोंगिंग G का तत्समक अवयव है तो इसकी परिभाषा से
क्या होगा, आइडेंटिटी की डेफिनेशन से ऑर्डर ऑफ ई इज इक्वल टू 1 तथा ई जी में अद्वितीय है, अद्वितीय होता है। ये आप जानते हैं। आइडेंटिटी प्रत्येक ग्रुप में होती है और जी की भी एक आइडेंटिटी होगी, और जी का ऑर्डर किससे बड़ा है, 1 से। तो 1 से बड़ा जैसे 2 ले लो, 3 ले लो, तो 2 लोगे तो उसमें 2 एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट में एक एलिमेंट तो आइडेंटिटी आ गई। अब एक बचा हुआ दूसरा एलिमेंट कितने ऑर्डर का होगा, 2 का ही होगा। तो अब यदि ई जी में तो और जी इसका तत्सम का भी हो तो डेफिनेशन से क्या होगा कि इसका ऑर्डर 1 होगा और ये जी में क्या होगा, अद्वितीय होगा। अर्थात जी में ई को छोड़कर शेष सभी अवयवों की कोटि 1 से अलग होगी। केवल एक आइडेंटिटी ऐसा है जिसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा, बाकी सबकी 1 से अलावा कुछ और होगी। चूंकि अवयव की कोटि, ये आप जानते हैं, अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि की भाजक होती है, अतः यहां से आप कैसे कह सकते हो, अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि का भाजक होती है। ग्रुप के तो 2 ही भाजक हैं, एक 1 और p। 1 ऑर्डर की तो क्या आ गई, आइडेंटिटी। तो बाकी बचे हुए सारे एलिमेंट इस जी के अंदर किस ऑर्डर के होंगे, p-1 के। अतः 1 के अलावा ई के अलावा जी के शेष p-1 अवयव, आइडेंटिटी के अलावा जी के शेष p-1 अवयव क्या होंगे, p कोटि के होंगे। इस आइडेंटिटी के अलावा शेष सभी अवयवों की कोटि जो p-1 अवयव है वो कितनी कोटि के होंगे, p कोटि के। और अगर किसी ग्रुप में एक भी एलिमेंट ग्रुप की कोटि के बराबर हो जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो ग्रुप चक्रीय है। अर्थात G में p-1 अवयवों की कोटि G की कोटि के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए p अभाज्य कोटि p का ग्रुप G चक्रीय ग्रुप होगा। चक्रीय ग्रुप की डेफिनेशन से ये कैसा ग्रुप होगा, साइक्लिक होगा, क्योंकि उसमें उस ग्रुप के ऑर्डर के बराबर के ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। उनकी संख्या कितनी है, जी के ऑर्डर से एक कम, p-1। समझ में आ गया होगा, सही है। जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल के तौर पर, यानी ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू, मान लो आपने 17 ले लिया, देन देयर एग्जिस्ट 16 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, कितने ऑर्डर के, 17 ऑर्डर के। इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 16 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 17 इन जी एंड 1 एलिमेंट, कौन वो, आइडेंटिटी। 1 एलिमेंट आइडेंटिटी इज ऑफ ऑर्डर 1 इन जी। जी में 16 एलिमेंट तो कितने ऑर्डर के हैं, 17 ऑर्डर के, और जी में ही एक एलिमेंट कितने ऑर्डर का है, 1 ऑर्डर का, और वो कौन है, आइडेंटिटी। तो ऐसे किसी भी ऑर्डर, और इसका मतलब क्या हो गया, सो जी इज साइक्लिक।
आप ये कह सकते हैं इस वजह से जी कैसा है, एक साइक्लिक ग्रुप। लिख लिया होगा, ये सिंपलेस्ट थ्योरम थी। नेक्स्ट थ्योरम हम प्रूव करते हैं। देखो फिफ्थ इस प्रकार है कि H और K किसी ग्रुप G के परिमित उपग्रुप है, फाइनाइट सब ग्रुप है, और उनकी कोटि आपके पास दे रखी है ऑर्डर ऑफ H की, और K की दे रखी है ऑर्डर ऑफ K। देन सो दैट कि ऑर्डर ऑफ HK इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। ये बात सिद्ध करनी है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ये कैसे देखो, जैसे मान लो एक 18 ऑर्डर का ग्रुप है, उसके दो सब ग्रुप ले लिए। एक ग्रुप का ऑर्डर है G, एक सब ग्रुप ले लिया H जो 6 ऑर्डर का है, 9 ऑर्डर का ले लिया, और एक K ले लिया, वो कितने ऑर्डर का, 6 ऑर्डर का। H इंटरसेक्शन K जो था वो मान लो इसका ऑर्डर आपके पास, H इंटरसेक्शन K का ऑर्डर आपके पास आ गया, मान लो 3 आ गया। आप निकाले H इंटरसेक्शन K, कॉमन आ गया 6, मान लो कॉमन आ गए तो 6 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं आएगा। देन H इंटरसेक्शन K का ऑर्डर, ये क्या कह रहा है, H का ऑर्डर 9, K का ऑर्डर 6 अपॉन H इंटरसेक्शन K का ऑर्डर 6, यानी 9 आएगा। और अगर आपके पास ये 3 होगा तो H इंटरसेक्शन K 3 और ये कट जाएगा 2, यानी 18 आएगा HK का ऑर्डर। इससे ऊपर नहीं जाएगा, यानी H इंटरसेक्शन K में आप एक आइडेंटिटी कॉमन ले लो, ऐसा नहीं है, कम से कम 3 या 6 एलिमेंट तो कॉमन आएंगे। आप वो डिपेंड करता है कि आप ग्रुप लिख के देखें तो पता लगेगा आपको। यहाँ HK सब ग्रुप हो कोई आवश्यक नहीं, क्योंकि HK सब ग्रुप तो तब होता है जब HK इज इक्वल टू KH हो। ये हमने पहले थ्योरम सिद्ध कर चुके हैं। तो हमें यहाँ दे रखा है कि G एक ग्रुप है और H और K उसके क्या हैं, फाइनाइट सब ग्रुप हैं, जिनके ऑर्डर ऑफ H और ऑर्डर ऑफ K है। देन सो दैट कि ऑर्डर ऑफ HK इज इक्वल टू इस प्रकार होगा। तो देखिए इसका प्रूफ, तो है ना, ग्रुप G के उपग्रुप H व K का सम्मिश्र गुणन HK है, जहाँ HK इज सबसेट ऑफ G। भाई इनके उपग्रुप H और K का सम्मिश्र गुणन HK है, और जो HK G का सबसेट होगा। यहाँ HK G का उपग्रुप हो ये आवश्यक नहीं, यहाँ HK G का उपग्रुप हो यह आवश्यक नहीं है। कोई जरूर नहीं कि वो उपग्रुप बने ही, वो केवल सबसेट भी रह सकता है। डिपेंड करता है कि अगर HK KH के इक्वल हो जाएगा तो वो सब ग्रुप बनेगा, अदरवाइज वो केवल सबसेट रह जाएगा। ये बात हो गई दो। एक अपने को ये चाहिए H इंटरसेक्शन K, तो आप डिफाइन करते हैं H इंटरसेक्शन K को भी। साथ ही माना C इज इक्वल टू H इंटरसेक्शन K। ये मान लिया आपने कि C H इंटरसेक्शन K है। या एक बार ये बात लिख लें, हम जानते हैं कि H इंटरसेक्शन K G का उपग्रुप होता है। H इंटरसेक्शन K तो G का उपग्रुप होता है, ये बात हम जानते हैं। तो माना C जो है H इंटरसेक्शन K है, उसको क्या नाम दे दिया C, और C सबसेट किसका होगा, K का भी होगा, H का भी होगा। मैंने यहाँ केवल K का सबसेट ले लिया। H इंटरसेक्शन K कैसा है ये सिस्टम कि ये G है, ये H है, ये K है, एक H है एक K है, ये H इंटरसेक्शन K आया। अब इतना बड़ा बार बार लिखें, इसकी जगह मैंने इसको क्या नाम दे दिया C। चाहो तो आप ऐसे डायग्राम बना सकते हो। अब ये C जो है वो K में भी बिलोंग करेगा और H में बिलोंग करेगा। आप चाहो तो H के हिसाब से ले लो या K के हिसाब से। मैंने यहाँ किसके हिसाब से ले लिया, K के हिसाब से। अर्थात ये मिटा दूं मैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो है अर्थात C जो है, C का मतलब कौन, H इंटरसेक्शन K। C बराबर H इंटरसेक्शन K, K का
उपग्रुप होगा। जी का भी होते हैं और के का भी होते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन एलिमेंट कैसे ही आए, तो ये के का भी उपग्रुप है या जी का भी है, एच का भी है। अब आप ये जानते हो कि एक ग्रुप जी हो और एक एच हो तो उनका इंडेक्स कैसे निकाला जाता है, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच, ये आप पढ़ चुके हो। और इंडेक्स क्या होता है, इस सब ग्रुप एच के जी में बनने वाले कोसेटों की संख्या, चाहे वो लेफ्ट कोसेट हो या राइट कोसेट हो। तो यहाँ सी जो है के का सब ग्रुप है, तो सी के जो कोसेट बनेंगे इसमें के में, उन कोसेटों की संख्या से आप इसका क्या निकाल सकते हो, इंडेक्स निकाल सकते हो। अब यदि उपग्रुप सी के ग्रुप के में बनने वाले ऐसेयुक्त सहसमुच्चों, ऐसेयुक्त सहसमुच्चों, वो चाहे दक्षिण हो या वाम हो, मैं एक प्रकार के ले लेता हूं, ऐसेयुक्त दक्षिण, कोष्टक में वाम भी आ सकता है, दक्षिण सहसमुच्चों की संख्या m है, तो लांगराज प्रमेय से, लांगराज प्रमेय से आप ये जानते हो कि इंडेक्स k ओवर c इज इक्वल्स टू m, या फिर आप कह सकते हो कि m इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ k अपॉन ऑर्डर ऑफ c, या फिर आप इसे ऐसा कह सकते हो m इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ k और c को क्या लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ h इंटरसेक्शन k। यानी ये एक भाग इस थ्योरम का बन गया। अब इस m की इनकी वैल्यू हम और निकालेंगे और ऑर्डर ऑफ एच से दोनों साइड गुणा भी करेंगे। उससे पहले आप इसको एक बार दोबारा समझ लें। हमें ये सिद्ध करना था कि एच और के किसी ग्रुप के सब ग्रुप हैं, फाइनाइट सब ग्रुप हैं, तो उन फाइनाइट सब ग्रुपों के लिए ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू दिस टाइप लिखा जा सकता है। ये हमें सिद्ध करना था। हमने मान लिया कि जी के दो उपग्रुप एच और के है, उनका समेशन गुणन एच के है, जहाँ एच के जी का सबसेट है, उपग्रुप हो या आवश्यक नहीं है। अब ये तो हम जानते हैं कि एच इंटरसेक्शन के जी का उपग्रुप होता है, के का भी होता है, एच का भी होता है। तो माना कि एच इंटरसेक्शन के है वो सी है और सी सबसेट के का होगा, एच का भी होगा। आप एच से भी चल सकते हो, मैं के से चल रहा हूँ, अर्थात सी इज इक्वल टू एच इंटरसेक्शन के, जो के का क्या होगा, उपग्रुप होगा। अब यदि सी के ग्रुप के में बनने वाले ऐश्विक दक्षिण सहसमुच्चों या वाम सहसमुच्चों की संख्या m है, तो लांगराज प्रमेय से इंडेक्स k ओवर c इज इक्वल टू m होगा। और m की वैल्यू कैसी होगी, ऑर्डर ऑफ k अपॉन ऑर्डर ऑफ c। ऑर्डर ऑफ k अपॉन ऑर्डर ऑफ c का मतलब क्या है, h इंटरसेक्शन k। अब उनको नाम देते हैं दक्षिण सहसमुच्चों को। तो देखो आगे कैसे इनके नाम मिलते हैं आपको दक्षिण सहसमुच्चों के। हमने कह दिया कि c का k पर इंडेक्स कितना है, m है, तो c के आपके पास कोसेट मिलेंगे, c का मतलब h इंटरसेक्शन k के। अब यदि c किस पे है, k पे, तो c k1 और इनकी संख्या कितनी है, m, c स्मॉल k1, c k2, c स्मॉल k3 डॉट डॉट c kn m। आपको पता है इंडेक्स कैसा होता है, एच ए टाइप का, सॉरी कोसेट कैसा होता है, एच ए टाइप का, जहाँ ए किससे लिया जाता है, जी से। तो सी तो फिक्स है, सब ग्रुप है, k1 k2 k3, जहाँ ये स्मॉल k1 स्मॉल k2 डॉट डॉट स्मॉल km बिलोंग इन कैपिटल K। ये जो K आपके पास है, विभिन्न अलग अलग m दक्षिण, आप वाम से भी चल सकते हैं, दक्षिण सहसमुच्चय हैं, तो सहसमुच्चय की परिभाषा से क्या होगा,
सहसमुच्चयों की परिभाषा से। आपको ये पता है कि जो कोसेट होते हैं अगर वो डिस्टिंक्ट है, अलग अलग हैं, तो वो पूरे के पूरे ग्रुप का निर्माण करते हैं। के किसके इक्वल हो जाएगा, ये कैपिटल के जो सब ग्रुप है वो CK1 C यूनियन CK2 कैपिटल CK2 यूनियन कैपिटल CK3 डॉट डॉट यूनियन CKM, ये इनके इक्वल होगा। ये सारे डिस्टिंक्ट है और इनकी सहायता से किसका निर्माण होगा, के का। यानी के कौन, वो जो जी का सब ग्रुप है। बता दें इसे अब। तो HK क्या हो जाएगा, मुझे क्या चाहिए HK, तो मैं इसको ऐसे गुणा कर देता हूं। H यहां से देखिए आप, H और K से ये सारे मल्टीप्लाई होंगे। K कौन है, CK1 यूनियन CK2 यूनियन CK3 डॉट डॉट यूनियन CKM। ये अलग अलग ऑपरेट हो जाएंगे, तो इन्हें आप कैसे ये ऑपरेट कर सकते हो। H तो देखो कैसे ऑपरेट होंगे। H C के ये आपके पास अलग अलग हैं, तो इन्हें C ऐसे लिख दूं क्या मैं, यूनियन ऑफ CKI, जहां I बराबर क्या है 1 to M। और आप इसे ऐसे लिख सकते हो यूनियन ऑफ HCKI, जहां I बराबर 1 to M। तो ये HK की वैल्यू आ गई। तो इसे आगे देखें, आप ऐसा लिख सकते हैं HK इज इक्वल्स टू, यहाँ आप एक चीज़ देखें, चूँकि C इज इक्वल्स टू क्या है, H इंटरसेक्शन K, तो यहाँ से C सबसेट किसका मिल जाएगा, H का। C आपने H इंटरसेक्शन K को ही लिखा है, तो ये H का भी सबसेट है और K का ही। इसका मतलब क्या हो गया, HC इज इक्वल्स टू क्या होगा, H। इसका मतलब मैं HK का जो यूनियन I बराबर 1 to M है, उसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, H और C, HC इज इक्वल्स टू H हो गया, तो HKI। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये HK की वैल्यू, क्योंकि अब इसका ऑर्डर भी निकालेंगे, पहले हमें HK का मान निकालते हैं। तो HK के मान के लिए पहले K का मान निकाला और फिर उसको S से ऑपरेट करवा दिया। दोबारा समझ लेना कैसे निकाला। जस्ट पिछले वाली स्टेप में हमने ये कहा था कि M जो है वो इस प्रकार का है कि ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K या C। इससे आपको क्या मिला कि H इंटरसेक्शन K के अंदर कोसेट की संख्या कितनी है, M है। माना H इंटरसेक्शन K जिसको आपने क्या लिखा था, C, इसके कोसेट की संख्या K में M है। उन कोसेट्स को नाम दिया हमने CK1 CK2 CKM, जहाँ K स्मॉल नंबर है ये, और वो K कहाँ से लिया गया है, कैपिटल K से। ये इसके M अलग अलग दक्षिण सहसमुच्चय है। और अगर ये अलग अलग कोसेट्स हैं तो कोसेट्स का यूनियन वो खुद ग्रुप बनता है, तो इनका यूनियन क्या बनेगा, ग्रुप K। ये K की वैल्यू आई, इसको ऐसे ऑपरेट कर दिया दोनों साइड, इन सबको यूनियन के साथ एक साथ लिख दिया। यूनियन आपके पास H सबसे गुणा है तो सबसे अलग अलग गुणा हो जाएगा, आप चाहे अलग अलग गुणा कर ले या यूनियन को बाहर निकाल ले। इसे HCKI लिख सकते हैं। और आपको पता है जब C H इंटरसेक्शन K है तो C H का भी सबसेट है और K का भी, और अगर C को H से गुणा करोगे तो H ही बन जाएगा। ये आपके पास मिला। इस समीकरण एक में जो आपको HKI मिले, क्या वो सारे अलग अलग हैं, इस बात को भी देख लेते हैं। यहाँ आपको पता है कि CKI जो है वो सब अलग अलग है, क्या HKI अलग अलग हैं या नहीं, इस बात को जांच लेते हैं। तो इसे मिटाते हैं। तो अब हम क्या सिद्ध करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे कि समीकरण एक में विद्यमान सभी HKI स्मॉल HKI अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं,
पहले इस बात को सिद्ध कर लेते हैं, बाद में दोनों साइड ऑर्डर ले लेंगे, इधर ऑर्डर एच के हो जाएगा, इधर ऑर्डर एम इंटू वो आपके पास जो वैल्यू है आ जाएगी। तो यदि संभव है तो उल्टा मान के चलते हैं इसे, यदि संभव है तो माना एच के एल, एक एच के एल लिया, एल का वैल्यू कहाँ से 1 से m तक, और एक ले लिया एच के जे, ये दोनों क्या मान लिए बराबर मान लिए, जहाँ एल ये जो है ये कहाँ से लेकर 1 से लेकर आपके पास कहाँ तक है, एल और जे की वैल्यू 1 से लेकर m तक है। इससे आगे यानी आपको ये मिला कि एच के एल इज इक्वल टू हमने माना एच के जे, तो यहाँ से क्या मिला आपको ये पता है एच ए इज इक्वल टू एच बी होता है, तो ये इधर जाएगा बी ए इनवर्स, किस में बिलोंग करता है एच में, ये आपको पता है थ्योरम सेकंड से हमने पहले प्रूव किया था। तो यहाँ से के जे और के एल का इनवर्स, इस एलिमेंट के जे और के एल का इनवर्स किस में बिलोंग कर जाएगा एच में, एच में बिलोंग कर जाएगा के जे के एल का इनवर्स, तो ये किस में बिलोंग कर जाएगा एच इंटरसेक्शन के में, क्योंकि जो एच में है वो इंटरसेक्शन के में तो है ही, और यहाँ से एच इंटरसेक्शन के में है तो के जे के एल इनवर्स किस में बिलोंग कर गया सी में, कारण क्योंकि सी इज इक्वल टू कौन है एच इंटरसेक्शन के। और ऐसा हुआ आपको ये बोथ साइडेड प्रूफ थी कि अगर एच ए इज इक्वल टू एच बी है तो ए बी इनवर्स किस में बिलोंग करेगा एच में, या बी ए इनवर्स, आप चाहे बी इनवर्स से ऑपरेट करो या बी ए इनवर्स, दोनों एक ही बात है, ये एच में बिलोंग करेगा। और ये उल्टा भी सत्य है कि अगर ए बी इनवर्स इसमें है तो एच ए इज इक्वल टू क्या होगा एच बी, तो अगर ये सी में है तो यहाँ से क्या होगा सी के जे इज इक्वल टू सी के एल, ये भी बात होगी। और ऐसा है तो ये तो इस बात का कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि जो सी से बने थे जितने भी कोसेट वो तो सारे अलग अलग थे, तो ये तो यहाँ से जो कि सी के वन सी के टू डॉट डॉट सी के एम के अलग अलग एम दक्षिण सहसमुच्चय होने का विरोधाभास है। भाई ये तो आपको सारे अलग अलग थे, और अगर ये अलग अलग तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर जो इक्वेशन फर्स्ट थी उसमें ये दोनों क्या हैं अलग अलग है, तो होने का विरोधाभास है। अतः क्या हो जाएगा एच जहां एल जे के इक्वल नहीं है, ये ध्यान रखें, एल जे अच्छा एच के एल इज नॉट इक्वल टू एच के जे फॉर एवरी एल एंड जे जो कहाँ से लेकर है 1 2 3 डॉट डॉट एम, ये सारे अलग अलग है। और ऐसा होते ही तो आपके पास क्या हो गया, इसलिए समीकरण 1 से क्या मिलेगा, जो समीकरण 1 थी वो आपके पास थी एच के इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एच के आई था शायद, एच के आई आई बराबर 1 to m। इसको आप कैसे लिख सकते हो, समीकरण 1 से ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ये यूनियन ऑफ आई बराबर 1 to m एच के आई, और यहाँ से आप क्या लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल्स टू एच है वो सब में कॉमन है तो ऑर्डर ऑफ एच बाहर आ जाएगा इनटू ऑर्डर ऑफ यूनियन ऑफ आई बराबर 1 to m ऑर्डर ऑफ के आई। इनका ऑर्डर कितना है, ये आपके पास कितने हैं संख्या में k1 k2 k3 m, तो यहाँ से क्या मिल गया ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू m इंटू ऑर्डर ऑफ एच, चूंकि m की वैल्यू क्या थी ऑर्डर ऑफ k अपॉन ऑर्डर ऑफ h इंटरसेक्शन k,
ये था ही आपके पास, पहले ही निकाल लिया था हमने, इसलिए क्या मिलेगा, ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल्स टू, एम का मान रख दो यहाँ, ऑर्डर ऑफ के गुणा ऑर्डर ऑफ एच अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। यही हमें सिद्ध करना था कि ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के होता है। दोबारा देख लेना, हमें ये दिया हुआ था कि ये ग्रुप जी है जिसके दो फाइनाइट सब ग्रुप हैं एच और के। आपको सिद्ध क्या करना है कि इन फाइनाइट सब ग्रुपों के कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन यानी सम्मिश्र गुणन एच के का ऑर्डर किस प्रकार निकाला जाएगा कि ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। शुरू में हमने क्या किया कि एच इंटरसेक्शन के को, इनके इंटरसेक्शन को एक नाम दिया सी, और एच के जो सब ग्रुप हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उसके बारे में हम नहीं जानते। एच इंटरसेक्शन के को नाम दिया सी, और सी एच का भी सबसेट होगा और के का भी सबसेट, लेट दैट कि वो के का सबसेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि एच इंटरसेक्शन के जो सब ग्रुप है वो किसमें, के में कंटेन करता है, अर्थात के का सब ग्रुप है। और अगर कोई किसी का सब ग्रुप है तो उसके इंडेक्स उस ग्रुप में निकाले जा सकते हैं। इसका मतलब सी के भी के में कोई इंडेक्स होंगे, माना सी के के में इंडेक्सों की संख्या कितनी है, एम। सी के इन इंडेक्सों के में जो संख्या एम है, और उन्हें नाम दे दिया सी के 1, सी के 2, सी के 3, सी के एम। आप चाहे लेफ्ट ले सकते हो चाहे राइट, मैंने राइट लेके किया। वो संख्या एम है, वो डिसजॉइंट होंगे, और उनका यूनियन कौन बनेगा, पूरा का पूरा के। तो के को डिफाइन कर दिया कि वो इनके यूनियन से बना है। अब के के बाद में हमने क्या किया, वो के की जो वैल्यू आई उसको पूरे को किससे ऑपरेट कर दिया, एस से, ताकि आपको क्या मिले, एच के। ऑपरेट किया तो यूनियन के अंदर जो एस था वो मल्टीप्लाई हो गया और यूनियन सी के आई आया, एच सी इज इक्वल टू एच हो गया, क्योंकि सी एच में भी कंटेन करता था, और वहाँ से आपको क्या मिला, एच के आई। अब एच के आई जो होती है अपने पास इक्वेशन फर्स्ट बनी थी, उस एच के आई के सारे एलिमेंट अलग अलग हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए हमने उल्टा माना कि माना इसके दो एलिमेंट बराबर है, एच के एल और एच के जी। जैसे ही दो एलिमेंटों को बराबर लिया तो दो सी के कोसेट बराबर हो जाते हैं, जबकि सी के तो वो एम कोसेट क्या थे, सारे के सारे डिफरेंट वाले थे। तो ये सही नहीं हो सकता, ये बात गलत हो रही है, तो ये बात गलत हो रही है, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब ये सारे कोसेट जो बने हैं एच के एल से या एच के आई से वो अलग अलग है। इसका मतलब आप कोसेट थ्योरी से इनका अगर ऑर्डर निकालोगे तो इन सब के सम से निकाला जा सकता है। इन सब के सब में एच का ऑर्डर तो कॉमन आ जाएगा और बाकी सब का ऑर्डर ऐड हो जाएगा आवृत्ति अपवर्जन सिद्धांत के तरीके से। तो एच का ऑर्डर आपको पता नहीं, वो ऑर्डर ऑफ एच ही रहेगा, और के जो ये के आई टाइप के एलिमेंट है इनकी संख्या कितनी है, एम, तो एम इंटू ऑर्डर ऑफ एच हो जाएगा। एम की वैल्यू आपको पता है, ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, और यहाँ से आपने इसकी वैल्यू रख दी और आपके पास ये थ्योरम कंप्लीट हुई। यहाँ तक हमने चैप्टर 4 से रिलेटेड सारी थ्योरम्स और एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद में भी कोई एग्जाम्पल्स या थ्योरम्स या क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आए तो आप ऑन कॉल या व्हाट्सएप आप पूछ सकते हैं। जो भी आपके पास एग्जाम्पल्स डाउट के रूप में रहें तो आप पूछ सकते हैं। अगली क्लास में अपन एक डाउट क्लास के रूप में भी ले लेंगे। यहाँ तक यूनिट फर्स्ट पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट फर्स्ट के दोनों भाग मैंने अथवा का पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन दोनों पढ़ा दिए हैं। या आपको एग्जाम में अगर पढ़ने की आवश्यकता है तो आप चैप्टर 2 और 3 से भी यूनिट कंप्लीट कर सकते हैं, 3rd 4th से भी कंप्लीट कर सकते हैं, 2nd 4th से भी। आप एग्जाम में 2nd 3rd 4th या 2nd 4th इनमें से कोई से भी वे से आप पढ़ के जा सकते हैं, या 2nd 3rd 4th तीनों पढ़ते हैं तो आपको वैसे भी बहुत फ़ायदा है। बेस्ट ऑफ लक, बुक आगे समझने में फ़ायदा करेगी आपको। और आज का ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।